10 नेता जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की और बाद में बहुत ज़्यादा सफल बने। नंबर 10, चौधरी चरण सिंह जी। साल 1967 की बात है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं की तूती बोलती थी। चौधरी चरण सिंह जी को लगा कि दिल्ली और लखनऊ के बड़े बाबू किसानों की घोर अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपनी बुलंद आवाज़ उठाई, लेकिन हाईकमान तो अपने ही अहंकार के आसमान में उड़ रहा था। फिर क्या था? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि अब बहुत हुआ सम्मान। उन्होंने कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ा और अपनी अलग पार्टी भारतीय क्रांति दल बना ली। कांग्रेस के बड़े सुरमाओं को लगा कि इनका राजनीतिक करियर अब 9-2-11 हो जाएगा, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसी करवट ली कि उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। बात यही नहीं रुकी। अपनी मजबूत जमीनी पकड़ के दम पर वे आगे चलकर देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने दिल्ली के एलिट बंगलों को साफ बता दिया कि असली ताकत खेतों और खलिहानों में बसती है। उत्तर प्रदेश की इस पहली बड़ी बगावत ने दिल्ली दरबार की नींद पूरी तरह उड़ा दी थी, लेकिन राजनीति का असली दंगल तो अभी शुरू होना बाकी था। अगले नंबर पर जो नेता हैं, उन्होंने अखाड़े के ऐसे दांव पेच दिखाए कि उनके खुद के राजनीतिक गुरु भी चारों खाने चित हो गए। चले जानते हैं उत्तर प्रदेश के उस दूसरे बड़े खिलाड़ी को। नंबर 9, मुलायम सिंह यादव जी। बात 1990 के दशक की शुरुआत की है। जनता दल के भीतर अंदरूनी कलह और कुर्सी की लड़ाई चरम पर थी। चौधरी देवीलाल और अन्य बड़े नेताओं से मुलायम सिंह यादव जी के वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए कि रोज रोज की चिक असहनीय हो गई। उन्होंने सोचा कि दूसरों के साए में रहकर कब तक अपनी राजनीति को छोटा रखेंगे। साल 1992 में उन्होंने अपनी राह बिल्कुल अलग की और समाजवादी पार्टी की मजबूत नींव रख दी। दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि मुलायम सिंह यादव जी क्षेत्रीय राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन नेताजी ने तो यूपी की सियासत की पूरी ABCD ही बदल दी। वे उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देश के रक्षा मंत्री का बेहद रसूखदार पद भी संभाला। उन्होंने साबित कर दिया कि जब जमीन से जुड़ाव असली हो तो किसी बड़े दिल्ली वाले बैनर की बैसाखी की कोई ज़रूरत नहीं होती। यूपी के इन सियासी पहलवानों के दांव तो आपने देख लिए। अब चलते हैं सीधे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां सरकार के भीतर ही बैठे एक राजा ने ऐसी बगावत की कि पूरी सल्तनत ही ताश के पत्तों की तरह डह गई। सोचिए कौन हो सकता है वो राजा। नंबर 8, BP सिंह जी। साल 1989 के उस ऐतिहासिक दौर को याद कीजिए। राजीव गांधी जी की सरकार में BP सिंह जी रक्षा मंत्री जैसे सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे थे, लेकिन जब बोफोर्स घोटाले की गूंज देश में सुनाई दी तो राजा साहब के तेवर अचानक बदल गए। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ कैबिनेट के भीतर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें आस्तीन का सांप समझा और बिना वक्त गंवाए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरी सत्ता को लगा कि बिना सरकारी रसूख के ये पानी के बाहर निकली मछली की तरह तड़प कर शांत हो जाएंगे। लेकिन BP सिंह जी ने बहती गंगा में हाथ धोने के बजाय अपनी अलग जन मोर्चा पार्टी बनाई। उन्होंने पूरे देश के बिखरे हुए विपक्ष को एक ही मंच पर ला खड़ा किया। नतीजा यह हुआ कि 1989 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रचंड बहुमत वाले अभेद्य किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वे खुद भारत के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली के बड़े सिंडिकेट का घमंड हमेशा के लिए तोड़ दिया। दिल्ली के सिंहासन को हिलाने का यह कारनामा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में भी एक ऐसा नेता उभर रहा था जिसने सिर्फ सत्ता की बगावत नहीं की, बल्कि अपनी जिद के आगे देश का भूगोल बदलने पर अड़ गया। चलिए चलते हैं देश दक्षिण के उस बड़े सुल्तान की तरफ। नंबर 7, के चंद्रशेखर राव जी। साल 2001 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी में के चंद्रशेखर राव जी यानी KCR जी को पूरी तरह साइड लाइन कर दिया गया था। उन्हें लगा कि स्थापित व्यवस्था में उनके आत्मसम्मान को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है, साथ ही अलग तेलंगाना का सपना भी दम तोड़ रहा है। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए TDP को अंगूठा दिखाया और तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन कर दिया। उस वक्त के बड़े बड़े विश्लेषक हंस रहे थे कि एक अकेला नेता आंध्र प्रदेश की इतनी बड़ी सत्ता के सामने भला क्या कर पाएगा, लेकिन KCR जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1 दशक से ज़्यादा समय तक जमीन पर ऐसा प्रचंड आंदोलन चलाया कि केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। साल 2014 में देश के नक्शे पर नए राज्य के रूप में तेलंगाना का उदय हुआ। KCR जी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने और लगभग 10 साल तक राज किया। उन्होंने दिखाया कि बगावत अगर किसी बड़े मकसद के लिए हो तो नया इतिहास लिख देती है। एक अलग राज्य बनाकर राजा बनने की यह कहानी वाकई बेमिसाल है।
लेकिन दक्षिण भारत की ही सियासत में एक और ऐसी बगावत हुई जहां दिल्ली की एक छोटी सी गलती ने एक नए शेर को जन्म दे दिया। उसने गुस्से में आकर पूरी कांग्रेस का ही राज्य से सूपड़ा साफ कर दिया। नंबर 6, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी। साल 2009 में जब आंध्र प्रदेश के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी का अचानक निधन हुआ तो उनके बेटे वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को उम्मीद थी कि दिल्ली दरबार उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें बुरी तरह नज़रअंदाज किया और उनकी सांत्वना यात्रा पर भी पाबंदी लगा दी। जगन मोहन रेड्डी जी के स्वाभिमान को यह गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने साल 2011 में कांग्रेस का हाथ हमेशा के लिए झटक दिया और अपनी नई नवेली वाई.एस.आर. कांग्रेस बना ली। दिल्ली के बड़े नेताओं को लगा कि यह लड़का राजनीति के दलदल में डूब जाएगा। कांग्रेस ने उन पर दर्जनों केस दर्ज करवाए। इन्हें महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जी ने जेल से निकलते ही जमीन पर ऐसी आंधी चलाई कि साल 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश की 175 सीटों में से 151 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने दिल्ली के अहंकार को आंध्र की लाल मिट्टी में मिला दिया। आंध्र प्रदेश की इस जबरदस्त आंधी के बाद अब रुख करते हैं देश के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र यानी महाराष्ट्र की तरफ, जहां राजनीति के एक ऐसे चाणक्य बैठे हैं जिनकी बगावत की टाइमिंग को देखकर बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैरान रह जाते हैं। नंबर 5, शरद पवार जी। साल 1999 की बात है। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। शरद पवार जी ने दिल्ली के बंद कमरे में सीधे चुनौती दे दी कि विदेशी मूल का व्यक्ति देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है। इस खुली बगावत की सज़ा के तौर पर उन्हें तुरंत कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। पूरी दुनिया ने सोच लिया कि अब शरद पवार जी का राजनीतिक सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है, लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं थे। उन्होंने तुरंत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। मज़े की बात देखिए, जिस कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी उसी के साथ मिलकर कुछ ही महीनों बाद महाराष्ट्र की सत्ता में वापस बैठ गए। शरद पवार जी का जलवा ऐसा रहा कि वे केंद्र में दशकों तक सबसे कद्दावर मंत्री रहे। महाराष्ट्र में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। राजनीति में सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली अद्भुत कला कोई इनसे सीखे। महाराष्ट्र के इस बड़े खिलाड़ी के बाद चलिए एक बार फिर आंध्र प्रदेश की सरजमी पर वापस चलते हैं, जहां एक दामाद ने अपने ही ससुर की बनाई गई राजनीतिक सल्तनत का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। नंबर 4, एन चंद्रबाबू नायडू जी। साल 1995 का वो दौर आंध्र प्रदेश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और आंध्र के भगवान माने जाने वाले एन.टी. रामाराव जी के ऊपर उनकी पत्नी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एन चंद्रबाबू नायडू जी को साफ समझ आ गया कि अगर अब सख्त कदम नहीं उठाया तो पार्टी और राज्य दोनों का पतन हो जाएगा। उन्होंने अपने ही ससुर के खिलाफ एक बहुत बड़ी अंदरूनी बगावत की चालाक स्क्रिप्ट लिखी। रातों रात मेजॉरिटी विधायकों को अपने पाले में कर लिया। पूरी की पूरी सरकार और पार्टी के सिंबल पर अपना एक छत्र कब्जा जमा लिया। दुनिया दंग थी कि एन.टी.आर. जैसे महानायक को किसी ने दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन एन चंद्रबाबू नायडू जी ने इसके बाद आंध्र प्रदेश को आईटी और आधुनिकता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने। साल 2026 के आज के दौर में भी वे केंद्र और राज्य की राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर बनकर बैठे हुए हैं। ससुर की गद्दी पलटने की यह कहानी तो बेजोड़ थी, लेकिन अब बात करते हैं उस आधुनिक बगावत की जो दिल्ली की एक आलीशान चाय की टेबल पर शुरू हुई और असम के चाय बागानों से होती हुई पूरे पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताकत बन गई। नंबर 3, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। साल 2015 की यह कहानी भारतीय राजनीति की सबसे मशहूर दास्तान बन चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम कांग्रेस के सबसे मजबूत और जमीनी रणनीतिकार थे। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामकाज से बेहद नाखुश थे और अपनी शिकायत लेकर दिल्ली गए थे। कहा जाता है कि जब वे राहुल गांधी जी से मिलने पहुंचे तो हाईकमान उनकी गंभीर राजनीतिक बातों को सुनने के बजाय अपने पालतू डॉगी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लगा कि यहाँ उनके आत्मसम्मान की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने तुरंत कांग्रेस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहा और भाजपा का दामन थाम लिया। उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने न सिर्फ असम में कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को भाजपा के रंग में रंग दिया। आज वे असम के बेहद ताकतवर मुख्यमंत्री हैं
कांग्रेस के बड़े नेता आज भी पछताते होंगे कि वो बिस्कुट वाली बात कितनी भारी पड़ी। असम के इस राजनीतिक तूफान को देखने के बाद अब सीधे चलते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, जहां एक ऐसी शेरनी ने बगावत की जिसने अपनी जान पर खेलकर बंदूक और लाठी के दम पर चलने वाली तो 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। नंबर 2, ममता बनर्जी जी। साल 1997 के दौर में ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय और फायर ब्रांड नेता थीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि बंगाल के सुस्त कांग्रेसी नेता पर्दे के पीछे से वामपंथी सरकार के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने साफ कह दिया कि ऐसी डरपोक और रीढ़ विहीन राजनीति मुझसे नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े दिल्ली वाले दिग्गजों को अंगूठा दिखाया और 1998 में अपनी बिल्कुल अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस खड़ी कर दी। उस समय लेफ्ट के कैडरों का खौफ ऐसा था। ममता बनर्जी जी पर कई जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन दीदी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान रखी थी। साल 2011 में उन्होंने बंगाल की धरती से कम्युनिस्टों के 34 साल पुरानी लाल किले को नेस्त नाबूद कर दिया। वे मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने साबित कर दिया कि अकेले लड़कर भी पूरा कारवा बदला जा सकता है। ममता बनर्जी जी का यह जमीनी संघर्ष वाकई बेमिसाल था, लेकिन अब वक्त आ गया है उस बगावत का जिसने भारतीय राजनीति के सारे पुराने रिकॉर्ड पलक झपकते ही तोड़ दिए। यह बगावत इतनी फिल्मी थी कि बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर भी ऐसी स्क्रिप्ट लिखने से पहले 10 बार सोचें। नंबर 1, एकनाथ शिंदे जी। साल 2022 की तपती गर्मियों की बात है। शिवसेना के भीतर अंदरूनी असंतोष का लावा पूरी तरह खोल रहा था। एकनाथ शिंदे जी को साफ लगा कि उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई में पार्टी अपने मूल एजेंडे और बाला साहब ठाकरे जी के प्रखर विचारों से पूरी तरह भटक चुकी है। विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके शिवसेना अपना खुद का वजूद खो रही थी। फिर क्या था, एकनाथ शिंदे जी ने आधी रात को एक ऐसी सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया जो किसी को समझ नहीं आया। वे अपने साथ शिवसेना के विधायकों का भारी बहुमत लेकर सीधे सूरत और फिर वहां से गुवाहाटी के होटल निकल गए। उद्धव ठाकरे जी को भनक तक नहीं लगी और उनकी आंखों के सामने से पूरी की पूरी चलती हुई सरकार और सत्ता गायब हो गई। लोगों को लगा कि उद्धव ठाकरे जी इन्हें कोर्ट और कानून के जाल में फंसाकर लोहे के चने चबाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने ऐसी सटीक कानूनी और राजनीतिक बाजी खेली कि वे न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने बल्कि चुनाव आयोग से असली शिवसेना का नाम और उनका पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी अपने नाम करवा लिया। साल 2026 के आज के दौर में भी महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठकर अपनी असीम ताकत का लोहा पूरी दुनिया से मनवा रहे हैं।